कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा हिसाब बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, कि यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो बच्चों, इसी पंक्तियों के साथ आज मैं शुरू कर रही हूँ 10th हिंदी का बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 में यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सारे सवालों को जरूर ही याद कर लीजिएगा। इसमें से आपको ये गारंटी देते हैं कि 50% जो क्वेश्चन है वो आपको इससे आ जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे 50 क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है कि 50% क्वेश्चन जो है वो आपको आ जाएगा। 50% का हम कम से कम का गारंटी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अब आप लोग की मर्जी जितना ला सके, क्योंकि आप जिस तरह से पढ़िएगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। आपको रिजल्ट लाना है ना, हमको तो सिर्फ पढ़ाना है। तो ये आप याद रख लीजिए कि ये सारे सवाल जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके, वो भी अपना बेहतर रिजल्ट ला सके। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें टोटल जो है वो आपको 100 क्वेश्चन है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। देखिए, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। आपको यहाँ के पे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, आपका 100 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 95 क्वेश्चन या फिर 90 क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। ठीक है, 95 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन का आंसर पता है, तो उस क्वेश्चन का आपको तो रिवीजन हो गया जो आपको पता है। लेकिन जो 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन नहीं जानते हैं, उसको आप क्या कीजिए कि एक कॉपी और एक पेन लेकर वीडियो देखने से पहले बैठा कीजिए, और उसी कॉपी में जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है वो क्वेश्चन लिख लीजिए और उसका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह से पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जाएगा। मान के चलते हैं यहाँ पे आपको 300 नंबर आ रहा है, लेकिन यदि आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपका 350 नंबर ज़रूर ही आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। और रिजल्ट बेहतर लाना कौन नहीं चाहता है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? यानी कि जो बिरजू महाराज है वह किस शैली, यानी कि किस शैली के वह डांसर है। नर्तक यानी कि वह किस शैली के वह डांसर है, क्या चीज़ के वह डांसर है, तो वह कथक के डांसर है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, तो कथक के है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो बिरजू महाराज है उनके चाचा का क्या नाम है, तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज है। ये आपको याद रखना है। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या है, तो शंभू महाराज है। ये आपको याद रखना है। और बिरजू महाराज जब 9.5 साल के होते हैं तो उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनके पिता जो है वह मर जाते हैं। कब? जब बिरजू महाराज 9.5 साल के रहते हैं तब। और क्यों मर जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज के पिता कैसे मर जाते हैं, यानी कि बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु जो है वो कैसे हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है कि लूह लगने की वजह से हो जाती है उनकी मृत्यु। और बिरजू महाराज जो है वह अपने
पीढ़ी के कौन से कलाकार है, यानी कि पीढ़ी के कौन से कलाकार है, तो ये आपको याद रखना है कि 7वें कलाकार है। अपनी पीढ़ी के 7वां कलाकार बिरजू महाराज है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं बता दी हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं, तो ये आपको याद रखना है कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां हैं। और सेन साहब का एक लड़का भी था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम कासू था। सेन साहब का एक लड़का भी था, जिसका नाम क्या था? कासू था। और लड़का को खोखा और लड़की को खोखी बोला जाता था, ये भी आपको याद रखना है। और खोखा जो है वह किस भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि खोखा किस भाषा का शब्द है, यानी कि खोखा और खोखी जो है वह किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको याद रखना है कि यह बंगाली भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो बंगाली भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मदन किसका बेटा है? मदन जो है वह किसका बेटा है, तो ये आपको याद रखना है कि मदन जो है वह किसका बेटा है? गिरधर लाल का बेटा है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो गिरधर लाल थे वह किसके यहाँ क्या कहता है, किसके फैक्ट्री में वह किरानी थे? गिरधर लाल, तो ये आपको याद रखना है कि यह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे। या फिर ऐसे पूछ देगा आपको क्वेश्चन कि सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी कौन था, तो ये आपको याद रखना है कि गिरधर लाल होते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि गिरधर लाल जो थे वो कहाँ काम करते थे, तो ये आपको याद रखना है कि सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे। और कौन से काम करते थे, तो किरानी थे उनके फैक्ट्री में, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? यानी कि जो महारानी विक्टोरिया थी उसके द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, तो ये आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर को प्रदान की गई थी। जो मैक्स मूलर थे वह इतना संस्कृत में विद्वान थे कि उन्हें नाइट की उपाधि दिया गया, लेकिन जो मैक्स मूलर थे ना, उनको यह उपाधि एकदम छोटा सा लगा। क्या लगा? एकदम छोटा सा, यानी कि तुच्छ लगा। तो ये क्या किए उसी समय जो है वह इस उपाधि को लौटा दिए थे, यानी कि उस उपाधि को वापस कर दिए थे कि नहीं, हमको ये अच्छा नहीं लगा, हमको ये काम बहुत छोटा लगता है। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, तो मैक्स मूलर को, ये आपको याद रखना है। और मैक्स मूलर जो थे वह मैक्स मूलर कहाँ के थे, तो ये आपको याद रखना है कि यह जर्मनी के थे। और जर्मनी में होते हुए भी यह संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि मराठी भाषा की लिपि जो है वह क्या है, वह देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। मराठी, तमिल, हिंदी, यह सब भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है, ये आपको याद रखना है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। और अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की जो माँ थी वह गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो ये आपको याद रखना है कि बहादुर की माँ जो थी वह बहुत गुस्सा करती थी। बहादुर क्या किया था कि अपने भैंस को पीट दिया था, उसी कारण उसकी माँ जो है वह गुस्से से पागल हो गई थी, ये आपको याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहादुर अपने भैंस को पीटा था, इसी कारण उसकी माँ क्या हो जाती है कि गुस्से से पागल हो जाती है। और उसकी माँ कैसी होती है, तो उसकी माँ जो है वो बहुत गुस्से वाली होती है, ये भी आपको याद रखना है। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था, ये आपको याद रखना है। और जो बहादुर था वह कहाँ का रहने वाला था,
तो जो बहादुर था वह नेपाल का रहने वाला था, ये आपको याद रखना है। और बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम जो है वह दिल बहादुर था, ये भी आपको याद रखना है। और जो बहादुर होता है, ये बहादुर पर कितने रुपए के चोरी के इल्जाम लगाया गया था? तो ये आपको याद रखना है कि बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया था। वो भी कैसा इल्जाम? तो वो भी झूठा था। ठीक है, 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया था बहादुर पे, और वो भी झूठा था। और बहादुर पे चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और भी आता है इससे कि लेखक के घर से बहादुर क्या लेकर आया था? तो लेखक के घर से बहादुर जो था वह कुछ भी लेकर नहीं आया था, वह अपना सामान भी छोड़कर आ गया था। ठीक है, और बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो वह नेपाल से भाग कर आया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ पीर मुंशी का काम करते थे? पीर मुर्शिदे का काम करते थे, ये आपको बताना है कि कवि घनानंद जो थे वह किस बादशाह के यहाँ पीर मुर्शिदे का काम करते थे? तो ये आपको याद रखना है कि यह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ काम करते थे। ठीक है, और घनानंद की हत्या किसने किया था? ये क्वेश्चन भी आता है कि घनानंद की हत्या किसने किया था? तो नादिर शाह के सैनिकों ने किया था, ये आपको याद रखना है। घनानंद की हत्या कौन करता है? तो नादिर शाह के सैनिक करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, जन्म के 6 घंटे बाद ही किनकी माता का देहांत हो गया था? यानी कि जन्म लेते ही 6 घंटा के बाद जो है वह किनकी माता जो है वह मर गई थी, ये आपको याद रखना है कि यह सुमित्रानंद पंत के साथ हुआ था। सुमित्रानंदन पंत के साथ हुआ था कि जन्म लिए थे वह, और उसकी 6 घंटा के बाद ही उनकी माता की क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। यानी कि उनकी माता जो है वो मर जाती है। कब? सुमित्रानंद पंत जब जन्म लेते हैं उसके बाद ही 6 घंटा बाद ही उनकी माता मर जाती है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आता है कि प्राकृतिक के सुकुमार कवि किन्हें बोला जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि सुमित्रानंद पंत को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक के सुकुमार कवि। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, फावरे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? फावरे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति जो है वह किस कविता की है? तो यह आपको याद रखना है कि यह जनतंत्र का जन्म से है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म से। और जो यहाँ पे कुंवर नारायण है, जो वृक्ष है, उनके घर पर उसे क्या बोलते थे? तो उनके घर पर उसे क्या बोलते थे? बूढ़ा चौकीदार बोलते थे, ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन आपको और पूछेगा कि एक वृक्ष की हत्या में, एक वृक्ष का हत्या जो है वह कौन लिखे हैं? तो एक वृक्ष का हत्या जो है वह कुंवर नारायण लिखे हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या कहानी है कि एक वृक्ष होता है, और क्या कहता है, एक वृक्ष होता है जो उनके दरवाजे पर, ठीक उनके सामने दरवाजे पे खड़ा रहता है। तो उन कवि को क्या लगता है, उस कवि को, कि यह वृक्ष जो है वह हमारी घर की रक्षा करता है। क्या करता है? यानी कि हमारे घर की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। लेकिन जब वे एक दिन आते हैं तो उन्हें क्या मिलता है कि वह पेड़ कटा हुआ मिलता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि एक वृक्ष की हत्या में किनके किनके बीच का संवाद है? तो ये आपको याद रखना है कि एक वृक्ष का और कवि के बीच का संवाद है। एक वृक्ष की हत्या में कवि और वृक्ष के बीच का संवाद है। यानी कि उन कवि को क्या लगता है, वो कवि को, कि वृक्ष हमसे और हम वृक्ष से क्या करते हैं? बात करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सभी को याद रहेगा कि वृक्ष को कुंवर नारायण क्या बोलते थे? तो वृक्ष को कुंवर नारायण जो है वह बूढ़ा चौकीदार बोलते थे, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है,
एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? यानी कि एक वृक्ष की हत्या जो है वह किसकी रचना है? यह एक क्या है? कविता है। एक वृक्ष की हत्या क्या है? कविता है। तो यह किसकी रचना है? तो अभी हम बताए थे आपको कि किसकी रचना है, कुंवर नारायण की रचना है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, प्रकृति के सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि यह सुमित्रानंदन पंत है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आती है? तो माँ जो है वह कितने बजे आती है? तो यह 10:45 में आती है। ये आपको याद रखना है। 10:45 में माँ जो है वह रात को हॉस्पिटल से घर आती है। तो 10:45 की, यानी कि यह क्या हो गया जाता है कि यह 11:15 हो जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 11:15 बजे। ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जो है वह जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? यह आ गया मंगम्मा पाठ से। तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो ये आपको याद रखना है कि यह रंगप्पा था। रंगप्पा जो था वह जुआरी किस्म का व्यक्ति था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि मंगम्मा से कर्ज जो है वह कौन मांग रहा था? तो रंगप्पा मांग रहा था। और मंगम्मा का हाथ कौन पकड़ लिया था? तो रंगप्पा पकड़ लिया था। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध जो है उसके नीचे किसका घर था? तो ये आपको याद रखना है कि उसके नीचे लक्ष्मी का घर था। किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। और लक्ष्मी जो थी वह कौन थी? तो लक्ष्मी जो थी वह दिलहीन महिला थी। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी आता है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण था। और लक्ष्मी के लिए उनके पूर्वजों ने कितने जमीन छोड़कर गए थे? तो लक्ष्मी के लिए उनके पूर्वजों ने 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे। ये आपको याद रखना है। 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे। कौन? लक्ष्मी के पूर्वजों ने। ये आपको याद रखना है। और लक्ष्मी के पति जो लक्ष्मण थे वह कहाँ काम करते थे? तो लक्ष्मी के पति लक्ष्मण जो थे वह कोलकाता में काम करते थे। ये आपको याद रखना है। यानी कि कोलकाता में वह नौकरी करते हैं। और लक्ष्मी कैसी महिला है? तो वो दिलहीन महिला है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? यानी कि जो मंगू होती है वह लड़की, मंगू जो लड़की थी, मंगू कैसी लड़की थी? ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि मंगू कैसी लड़की थी। तो मंगू जो थी वह जन्म से ही पागल थी। यानी कि जन्मजात पागल थी। यह आपको याद रखना है। तो मंगू के अलावा माँ की कितनी और संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की और 3 संतानें थी। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मंगू जो थी वह कैसी लड़की थी? तो वह जन्म से ही पागल थी। यानी कि जन्मजात पागल थी। और मंगू की उम्र कितना था? तो मंगू का उम्र जो था वह 12 साल का था। ये आपको याद रखना है। और लास्ट में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम जो था वह कैलाश था। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि 3 बेटों की माँ कौन थी? तो 3 बेटों की माँ जो थी वह सीता थी। ये आपको याद रखना है। या फिर ये पूछ देगा कि सीता के कितने लड़के थे? तो 3 लड़के थे। 3 बेटों की माँ कौन थी? तो सीता थी। सीता के पति की जब मृत्यु हो जाती है तब क्या करते हैं उनके बेटे कि उनको बेटे जो है वो नहीं उनको पूछते हैं, उनको अलग कर देते हैं। और कितना पैसा देने का बात करते हैं? तो 50-50 रुपया पर मंथ देने का बात करते हैं उनके तीनों बेटे। यानी कि उनके तीनों बेटे जो है वह 50-50 रुपया देंगे।
तो सीता को क्या होता है कि सीता को घुटन यानी कि घुटन महसूस होने लगता है उसको अपने ही घर में, इसलिए वह क्या करती है कि घर छोड़कर चली जाती है और यहीं पे कहानी जो है वह खत्म हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सीता के लड़कों के द्वारा कितने खर्च दिए जाने का बात हो रहा था सीता को, तो 50-50 रुपया, ये आपको याद रखना है। पर मंथ 50-50 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, यानी कि जो सुजाता है उनकी कितनी कृतियां जो है वह प्रकाशित हो चुकी है। तो यह आपको याद रखना है कि 25 से अधिक कृतियां जो है वह प्रकाशित हो चुकी है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि एस रंगराजन का मूल नाम क्या है। एस रंगराजन का मूल नाम क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि सुजाता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है गुणवाचक विशेषण है, यानी कि गुणवाचक विशेषण जो है वह इनमें कौन है ये आपको बताना है। अच्छा है, 1 किलो है, 2 है, अधिक है, तो ये आपको याद रखना है कि गुणवाचक विशेषण जो है वह अच्छा है, यानी कि यह गुण को बताता है। अच्छा, बुरा, लंबा, मोटा, ये सब क्या करता है कि यह सब आदमी का गुण के बारे में बताता है। बोलते हैं कि वो आदमी अच्छा है, वो आदमी खराब है, वो आदमी बहुत बुरा है, वो आदमी बहुत गंदा है, वो गुंडा है। तो ये सब क्या होता है कि यह सब गुण को बताता है। तो गुणवाचक विशेषण कौन है, तो अच्छा है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है बुद्धा एंड हीज धम्मा के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हीज धम्मा के लेखक कौन है, तो यह आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में महू गांव में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और जो भीमराव अंबेडकर थे वो कैसे परिवार से थे, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो कैसे परिवार से बिलोंग करते थे, कैसे परिवार से थे, तो ये आपको याद रखना है कि यह दलित परिवार से थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संविधान लिखा गया। संविधान किनके द्वारा लिखा गया है, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संविधान लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इनका एक पाठ है क्या, जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनका एक पाठ है। ये क्वेश्चन भी आएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह किनके द्वारा लिखा गया, तो ये आपको याद रखें। या फिर यह किनका पाठ है, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, यानी कि यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पाठ है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, यानी कि जो गिरधर लाल थे वह सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और गिरधर लाल का कितना बेटा था, तो गिरधर लाल का एक ही बेटा था, ये आपको याद रखना है। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम मदन था, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि मदन जो है वह कासू के कितने दांत तोड़ता है, यानी कि खोखा के, तो मदन जो है वह खोखा के 2 दांत तोड़ता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो रिश्तेदार ने लगाता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि लेखक के जो रिश्तेदार होते हैं वह बहादुर पर चोरी के इल्ज़ाम लगाते हैं, और वो भी कितने रुपए का, तो 11 रुपए का, और वो भी झूठा आरोप लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है बहादुर के ऊपर, तो 11 रुपए का लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। बिरजू महाराज जो थे
वह अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो ये आपको याद रखना है कि वह अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते थे, यानी कि वह अपनी माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बिरजू महाराज जो थे वह अपनी पीढ़ी में कौन सी पीढ़ी के कलाकार थे? वह कौन सी पीढ़ी के कलाकार होते हैं? तो वह 7वीं पीढ़ी के कलाकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। और जब ये 9.5 साल के होते हैं तब इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? तो घनानंद को मार डाला था, ये आपको याद रखना है, घनानंद को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और घनानंद जो थे वह किनके यहाँ पीर मुर्शिदे का काम करते थे? तो मोहम्मद रंगीला के यहाँ पीर मुर्शिदे का काम करते थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? यानी कि जो अज्ञेय है यह किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये आपको याद रखना है कि यह प्रयोगवाद के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयोगवाद के। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? यानी कि जो कवि रेनर मारिया रिल्के है वह किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो ये आपको याद रखना है कि प्रभु का। कवि रेनर मारिया रिल्के के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है? तो यह मेरे बिन तुम प्रभु लिखा गया है। और यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह जर्मनी भाषा में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। तो वही कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं? तो ये जो प्रभु यानी कि जो भगवान होते हैं उनका शानदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है? तो ये आपको याद रखना है कि उर्वशी के लिए मिला है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उर्वशी के लिए मिला है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो ये आपको याद रखना है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से की है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत माता जो है वह कहाँ से निवास करती है? भारत माता कहाँ से निवास करती है? तो गांव में निवास करती हैं, ये आपको याद रखना है, इसलिए इन्हें ग्रामवासिनी भी कहा जाता है। भारत माता कहाँ से निवास करती है? तो गांव से निवास करती है, इसलिए इन्हें ग्रामवासिनी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको आएगा कि भारत माता को क्या कहा जाता है? तो ग्रामवासिनी कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपसे आता है, पूछेगा एग्जाम में, भारत माता का आंचल कैसा है? तो भारत माता का आंचल जो है वह धूल भरा है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आता है, भारत माता की आंखें क्यों झुकी हुई है? भारत माता की आंखें जो है वह क्यों झुकी हुई है? तो ये आपको याद रखना है कि चिंता से झुकी हुई है। भारत माता की आंखें चिंता से झुकी हुई है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि यह जनता है। और इससे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जनता के हुंकारों से किसकी नींव उखड़ जाती है? जनता के हुंकारों से किसकी नींव उखड़ जाती है? तो आपको याद रखना है कि जो राजा महाराजा होते हैं उनकी नींव उखड़ जाती है। जनता के हुंकारों से राजा महाराजा की नींव उखड़ जाती है। जनता के हुंकारों से किसकी नींव उखड़ जाती है? तो राजा महाराजा की, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वह क्या थे? तो वह शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। और ये मुहर्रम के 10 दिन शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो आपको याद रखना है मुहर्रम। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे, तो शहनाई बजाते थे और मुहर्रम के 10 दिन यह शहनाई बजाते थे। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, यानी कि जो हमारी बोली होती है वह कब विष के यानी कि जहर के समान हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारी बोली जो है वह जहर के समान कब हो जाती है, राम नाम के बिना जो है वह हमारी बोली जहर के समान हो जाती है। यानी कि जब हम राम नाम के बिना नहीं बोलते हैं तो हमारी बोली जो है वह क्या हो जाती है, विष के समान हो जाती है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कवि ने पराजन्य किसे कहा है, कवि ने पराजन्य किसे कहा है, तो कवि ने पराजन्य किसे कहा है, तो बादल को कहा है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कवि ने पराजन्य किसे कहा है, तो बादल को कहा है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है वह किस व्यवस्था में संभव है, तो यह आपको याद रखना है कि यह समाजवादी व्यवस्था में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वह 4 फरवरी 1938 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। और कहाँ किस घराने में हुआ था, तो लखनऊ घराने में हुआ था। ये आपको याद रखना है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ घराने में हुआ था। ये आपको याद रखना है, यानी कि लखनऊ में हुआ था। और ये लखनऊ घराने के क्या थे, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। कौन, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के कौन सी पीढ़ी के कलाकार थे, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ये आपको याद रखना है। और पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो शंभू महाराज था। ये आपको, जब पंडित बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हो गई थी तो उनका देखभाल जो कौन किए थे, तो उनके चाचा ही किए थे, यानी कि शंभू महाराज किए थे। और पंडित बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु कब हो जाता है, तो जब वे 9.5 साल के थे तब हो जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो सहजात वृत्तियां जो है वह किसे कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख यानी कि नागरी लिपि के आरंभिक यानी कि शुरुआत लेख जो है वह हमें कहाँ से मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है कि यह दक्षिण भारत से मिला है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ से मिला है, तो दक्षिणी भारत से मिला है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, वेतमा दान पत्र किस समय का है, वेतमा दान पत्र जो है वह किस समय का है, तो ये आपको याद रखना है कि यह 1020 ईस्वी का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वेतमा दान पत्र किस समय का है, तो 1020 ईस्वी का है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगला सवाल है बच्चों, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो ये आपको याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज जो थे वो लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था, तो सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था, तो ये आपको याद रखना है कि 50 रुपए। जब सीता के पति मर जाते हैं तब सीता के बेटे क्या करते हैं कि उनको अलग कर देते हैं और 50-50 रुपए खर्च देने की बात करते हैं, यानी कि हम तुमको हर महीने जो है वह 50-50 रुपया दिया करेंगे तीनों बेटे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सीता के बेटों ने
कि सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो है वह कब से मिलने लगते हैं? तो आपको याद रखना है कि यह 8वीं सदी से मिलने लगते हैं, 8वीं सदी से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? यानी कि बहादुर पर जो है वह कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो 11 रुपए का लगाया गया था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और बहादुर पे चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था, ये आपको याद रखना है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो था वह नेपाल का रहने वाला था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी कि यह जो है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ जो है वह क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना है, ये आपको याद रखना है। यानी कि जब क्या होता है, हमारी जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि जब कुछ होना रहता है तो क्या होता है कि हमारे अक्ल यानी कि जो हमारा दिमाग होता है वो काम नहीं करता है। तो इसी को कहते हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि अक्ल पर जो है वो पर्दा पड़ जाता है, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो बुद्धि भ्रष्ट होना होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि वर्ण जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या जो है वह कितनी होती है? तो 11 होती है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण जो है वह कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि जो क वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या है? तो क जब हम बोलेंगे तो यह कहाँ से निकलता है? तो यह कंठ से निकलता है। तो क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाए। यानी कि क, ख, ग, घ जो होता है वह कहाँ से निकलता है? तो वह कंठ से निकलता है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? यानी कि जो रामायण लिखा गया वह किस भाषा में लिखा गया है? रामायण की रचना किस भाषा में है? तो ये आपको याद रखना है कि रामायण की रचना जो है वह संस्कृत भाषा में है, ये आपको याद रखना है। और रामायण जो है वह कौन लिखे हैं? तो रामायण जो है वह वाल्मीकि लिखे हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर के जो पिता थे वह कहाँ मारा गया था? तो वह युद्ध में मारा गया था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह नाखून क्यों बढ़ते में से है। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने पूछा था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन पूछा था? तो लड़की ने पूछा था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये आपको याद रखना है कि यह कौन सी विधा है? तो निबंध है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? तो रेनर मारिया रिल्के जो है वह जर्मनी भाषा के कवि है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
और रेनर मारिया रिल्के ने कौन से पाठ लिखे हैं? तो मेरे बिन तुम प्रभु लिखे हैं। कौन से कविता लिखे हैं? तो मेरे बिन तुम प्रभु लिखे हैं। ये आपको याद रखना है। रेनर मारिया रिल्के क्या लिखे हैं? तो मेरे बिन तुम प्रभु लिखे हैं। ये आपको याद रखना है। और यह किस भाषा में है? तो यह जर्मनी भाषा में है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा कौन सी है? जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये आपको याद रखना है कि यह क्या है? तो यह जो है वह साक्षात्कार है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? हम आपको बताए हैं कौन थे, तो चाचा थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि लौट कर आऊँगा पाठ जो है वह क्या है? कविता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और लौट कर आऊँगा कविता कौन लिखे हैं? तो जीवानंद दास लिखे हैं। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि लौट कर आऊँगा कविता जो है वह किसने लिखा है? तो जीवानंद दास ने लिखा है। ये आपको याद रखना है। और यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। और कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो कवि जो है वह बंगाल में लौटने की बात करता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, विशेषण के भेद कितने होते हैं? यानी कि विशेषण जो है उसके कितने भेद होते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये आपको याद रखना है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये आपको याद रखना है। और कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो कारक चिन्ह 8 होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। संज्ञा के 5 होते हैं। और कारक के चिन्ह कितने होते हैं? तो कारक चिन्ह जो होते हैं वो 8 होते हैं। और सर्वनाम कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। यानी कि कुंवर नारायण द्वारा कौन से पाठ जो है वह लिखा गया है? तो ये आपको याद रखना है कि एक वृक्ष की हत्या जो है वह कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आता है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके किसके बीच का संवाद है? तो ये आपको याद रखना है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके किसके बीच का संवाद है? तो कवि और वृक्ष के बीच का संवाद है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक जो है वह कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है? तो ननकाना साहब का संबंध किससे है? तो गुरु नानक देव से है। ये आपको याद रखना है। सिखों के पहले गुरु से है। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। ये आपको याद रखना है। और इससे क्वेश्चन आएगा कि गुरु नानक देव का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है वह पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। और जिस जगह पे उनका जन्म हुआ था उस जगह का नाम क्या था? तो उस जगह का नाम यही ननकाना साहब था। ये आपको याद रखना है। तो ननकाना साहब का संबंध किससे है? तो गुरु नानक देव से है। ये आपको याद रखना है। और सिखों का संस्थापक जो है वह कौन किए हैं? तो गुरु नानक देव ही किए हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था? तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो था वह क्या करता था? तो वह चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था।
किशोर कौन था? तो किशोर जो था वह लेखक का लड़का था। और किशोर से जब किशोर बहादुर को मारता था तो वह क्या करता था कि चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था, चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता था। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? बिरजू महाराज है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, यानी कि जो जापान था, जापान के शहर है हिरोशिमा और नागासाकी। क्या है? जापान का एक शहर है हिरोशिमा और नागासाकी। दोनों पर बच्चों बम कब गिराया गया था? तो दोनों पर बम जो है वह 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ये आपको याद रखना है। तो जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो ये आपको याद रखना है कि अमेरिका ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जापान पर किसने बम गिराया था? तो अमेरिका पर ने गिराया था। और किस शहर में गिराया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी शहर में गिराया गया था। ये क्वेश्चन भी आएगा कि हिरोशिमा जो है वह कहाँ पड़ता है? तो जापान में पड़ता है। या फिर पूछ देगा आपसे कि नागासाकी जो है वह कहाँ पड़ता है? तो जापान में पड़ता है। ये भी पूछ देगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में बम जो है वह कब गिराया गया था? तो ये आपको याद रखना है कि 6 अगस्त 1945 को। याद रहेगा सभी को। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल, ये भी सवाल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी जो है वह कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि यह फ्रांस में है। और वो भी कौन से फ्रांस में? तो दक्षिण फ्रांस में। ये आपको याद रखना है, वो भी दक्षिण फ्रांस में। कौन? रोन नदी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो जो लेखक था वह अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक बाजार जाते हैं और उनके पिता जो है वो बाजार गए थे। तो बाजार में कितनी मछली खरीदे थे? तो बाजार में 3 मछली खरीदे थे। ये आपको याद रखना है। 3 में से 2 मछली जो थी वह जिंदा थी और 1 मछली जो थी वह मर गई थी। तो यहाँ पर जो लेखक थे वो क्या करते? वो अपने पिता से मछली क्यों मांगते हैं? तो लेखक जो है वो अपने पिता से मछली क्यों मांगते हैं? क्योंकि मछली को कुआं में डाल देंगे तो वह मछली क्या होगा कि जिंदा रहेगा। यानी कि मछली को जो है वह मारना नहीं है, कुआं में डाल देंगे तो मछली जिंदा रहेगा। और ये क्वेश्चन भी आता है कि मछली कौन खाया था? तो मछली जो है वह लेखक के पिता खाए थे। ये आपको याद रखना है। तो लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो कुएं में पालने के लिए, यानी कि कुएं में डालने के लिए, कुएं में पालने के लिए। जो मछली है वह कुआं में डाल देंगे तो वह मरेगा नहीं, यानी कि कुएं में पालने के लिए। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कविता नहीं है, कविता नहीं है। तो कविता कौन जो है वह कविता नहीं है? तो अक्षर ज्ञान जो है वह कविता है। स्वदेशी जो है वह कविता है। हमारी नींद भी कविता है। लेकिन यह शिक्षा और संस्कृति जो है, शिक्षा और संस्कृति, यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया? तो यह कौन लिखे हैं इस पाठ को? तो इस पाठ को जो है वह महात्मा गांधी लिखे हैं। ये आपको याद रखना है। तो कविता कौन नहीं है? तो शिक्षा और संस्कृति जो है वह कविता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अविन्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी कि जो अविन्यो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो अविन्यो जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि यह रोन नदी के किनारे स्थित है। और अविन्यो जो है वह कहाँ पे है? तो अविन्यो जो है वह फ्रांस में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अविन्यो कहाँ पे पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। और अविन्यो जो है, अविन्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रोन नदी के किनारे अवस्थित है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, गिरधर लाल कौन है?
तो ये आपको याद रखना है कि गिरधर लाल जो है वो मदन का पिता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और गिरधर लाल जो है वह किनके यहाँ काम करते थे, तो गिरधर लाल जो थे वह सेन साहब के यहाँ काम करते थे। और कौन सा काम करते थे, तो वो उनके फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सब आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि संतु किसके मारे कांप रहा था, तो संतु जो था वह ठंड के मारे कांप रहा था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मछली लेके आता है और संतु भीग जाता है, बारिश होने लगती है तो संतु भीग जाता है और उसको ठंड लग जाता है। तो संतु किसके मारे कांप रहा था, तो संतु जो था वह ठंड के मारे कांप रहा था। और संतु किससे डरता था, तो संतु जो था वह मछली देखकर डरता था। ये क्वेश्चन भी आता है कि संतु किससे डरता था, तो या फिर मछली देखकर कौन डरता था, तो ये आपको याद रखना है कि संतु। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश जो है वह भारत है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के भी पूछ देगा कि किसके अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, तो ये आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक है, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, तो ये आपको सीधा करके भी और उल्टा करके भी दोनों तरीके से आपको याद करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से पढ़िएगा तभी एग्जाम में जो है वह बेहतर रिजल्ट आप ला पाइएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको याद रखना है। कमरुद्दीन का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कि यह बिहार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम ही क्या है, कमरुद्दीन था। ये पूछ देगा कि किसके बचपन का नाम कमरुद्दीन था, तो बिस्मिल्लाह खां के, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सब पूछता है। और बिस्मिल्लाह खां जो थे वह क्या करते थे, तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वह शहनाई बजाते थे, ये आपको याद रखना है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो है वह बिहार में कहाँ हुआ था, तो डुमराव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी के लेखक जो है वह कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, जन्म से ही पागल कौन थी, यानी कौन जो थी वह जन्म से ही पागल थी, तो मंगू जो थी वह जन्म से ही पागल थी, यानी कि वह जन्मजात पागल थी। और मंगू जो थी वह कितने वर्ष की थी, ये क्वेश्चन भी आता है कि मंगू जो थी वह कितने वर्ष की थी, तो वह 12 वर्ष की थी, ये आपको याद रखना है। और यह जन्म से ही पागल थी, जन्मजात पागल थी मंगू। और मंगू के अलावा माँ के कितने और संतानें थी, तो ये आपको याद रखना है कि 3 और संतानें थी मंगू के अलावा, ये आपको याद रखना है। लास्ट में मंगू जो है वह मर भी जाती है इस कहानी में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, यानी कि जो भारत माता कविता है उसमें भारत का चित्र जो है वह कैसा प्रस्तुत किया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत का चित्र जो है वह कैसा प्रस्तुत किया गया है, तो यथा तथ्य प्रस्तुत किया गया, ये आपको याद रखना है। भारत माता कविता में भारत का चित्र कैसा प्रस्तुत किया गया है, तो यथा तथ्य प्रस्तुत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो ये आपको याद रखना है कि यह कार्य कुशलता के लिए मानता है, कार्य कुशलता के लिए। यानी कि जो आधुनिक समाज होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि बढ़ई का बेटा बढ़ई, लोहार का बेटा लोहार और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। यह किस लिए बोलते हैं,
तो क्योंकि उनका बेटा शुरू से उनके साथ क्या, उनके काम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वे क्या करेगा कि वे अच्छा काम करेगा। तो कार्य कुशलता के लिए बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है। तो ये आपको याद रखना है कि यह किससे ली गई है, तो सेन साहब से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। यानी कि जो मंगम्मा थी, उनकी दही वाली मंगम्मा, उनकी बहू का क्या नाम था। तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आता है कि मंगम्मा और मंगम्मा की बहू यानी कि सास पुतोह के बीच जो है वह ज्यादा झगड़ा किस वजह से होता है। सास पुतोह के बीच झगड़ा होने का कारण क्या होता है। तो क्या करती है, बहू जो होती है वह बच्चों को पीट देती है, इसी कारण से सास पुतोह में और ज्यादा जो है झगड़ा बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। यानी कि माँ कहानी जो है वह किस लेखक द्वारा रचित है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि यह ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो नगर कहानी जो है वह किस भाषा से अनुदित है। तो ये आपको याद रखना है कि नगर कहानी जो है वह तमिल भाषा से अनुदित है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सभी को याद रहेगा ये सारे क्वेश्चन। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पपाती की उम्र क्या थी। तो पपाती की उम्र जो है वह क्या थी, 12 वर्ष थी, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पपाती की उम्र कितनी थी, तो 12 वर्ष थी, ये आपको याद रखना है। पपाती को कौन सा रोग था, तो पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था, ये आपको याद रखना है। मेनिंजाइटिस रोग था पपाती को। ये क्वेश्चन भी पूछ देगा एग्जाम में कि पपाती को कौन सा रोग था, तो मेनिंजाइटिस था, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ। गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो ये आपको याद रखना है कि गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो धमाके से देवी जागरण हुआ, आपको याद रखना है ये। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। तो ये आपको याद रखना है कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, यानी कि यह किस भाषा में लिखा गया है। तो यह जर्मन भाषा में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह जर्मन भाषा में लिखा गया है, आपको याद रखना है। और मेरे बिन तुम प्रभु कौन लिखे हैं, तो मेरे बिन तुम प्रभु जो है रेनर मारिए रिल्के ने लिखे हैं, ये आप भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। यानी कि दही वाली मंगम्मा जो है कहानी वह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि यह श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और मंगम्मा जो थी वह अपने घर में कुछ भी होता था तो वो किसको जाके सुनाती थी, वह किसको सुनाया करती थी, तो यही लेखक के घर पे ही जाके सुनाया करती थी, श्रीनिवास को ही सुनाया करती थी, ये आपको याद रखना है। और मंगम्मा से कर्ज कौन मांगता है, तो रंगप्पा मांगता है, ये आपको याद रखना है। मंगम्मा से कर्ज कौन मांगता है, रंगप्पा मांगता है। और रंगप्पा जो था वह कैसा किस्म का व्यक्ति था, तो वो एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था, ये भी आपको याद रखना है। रंगप्पा जो है वह मंगम्मा का हाथ क्यों पकड़ लेता है, बोलता है कि कर्ज दो हमें ना, कर्ज दो। कर्ज देने के लिए हुआ मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है, कौन, रंगप्पा, ये आपको याद रखना है। मंगम्मा के परिवार में टोटल कितने लोग थे, तो 4 लोग थे, ये आपको याद रखना है। मंगम्मा के परिवार में टोटल कितने लोग थे, 4 लोग थे। एक उसकी बहू थी और एक बेटा था, और एक मंगम्मा थी और एक बहू का बेटा था, ये आपको याद रखना है।
यानी कि एक बहू का बच्चा था, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह किसकी है? तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह भीमराव अंबेडकर की है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? यानी कि विष के दांत कहानी जो है इसको कौन लिखे, इसके रचयिता कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि इसके रचयिता जो है वो नलिन विलोचन शर्मा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है, आपको ये याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, खोखा का दूसरा नाम क्या था? यानी कि जो सेन साहब का बेटा था खोखा, उसका दूसरा नाम क्या था? तो उसका दूसरा नाम कासू था, ये आपको याद रखना है। और मदन किसका लड़का होता है? तो मदन जो था वह गिरधर लाल का लड़का होता है, ये भी आपको याद रखना है कि मदन किसका लड़का होता है? तो मदन गिरधर लाल का लड़का होता है। और मदन जो था वह किसके यहाँ नौकरी करता था? तो वह सेन साहब के यहाँ नौकरी करता था। और सेन साहब की फैक्ट्री में वो क्या करता था? तो वो किरानी था, ये भी आपको याद रखना है। और खोखा जो है वह किस भाषा का शब्द है? खोखा और खोखी, तो खोखा और खोखी जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो यह बंगाली भाषा का शब्द है, ये भी आपको याद रखना है, यह बांग्ला भाषा का शब्द है। और कासू और मदन के बीच में हमेशा झगड़ा जो है वह क्यों होता था? तो कासू और मदन के बीच में हमेशा झगड़ा लट्टू खेलने की ललक से होता है, यानी कि लट्टू के खेलने की वजह से होता था, ये आपको याद रखना है। और खोखा के दांत मदन ने किसने तोड़े थे? तो ये भी याद रखना है कि 2 तोड़े थे। यानी कि कासू जो था वो क्या किया था? मदन को मारा था, इसी वजह से वह खींच में आके खोखा का 2 दांत तोड़ दिया था, ये आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कौन कौन होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये आपको याद रखना है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, सभी को याद रहेगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल बहुत ही अच्छा है बच्चों, कि जन्म से ही पागल कौन थी? तो जन्म से ही पागल कौन थी? तो मंगू थी, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जन्म से ही पागल कौन थी? तो मंगू थी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपको याद रखना है कि जाति प्रथा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जात पात के कारण भी भारत में लोग जो है वह क्या है? बेरोजगार हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है वह कौन रहा है? तो ये आपको याद रखना है कि एफिल टावर भी रहा है और अविन्यो भी रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? तो एफिल टावर और अविन्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? तो एफिल टावर और अविन्यो, ये दोनों ही रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी विधा है। तो आपको याद रखना है व्यक्ति चित्र है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र है, आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? यानी कि जो प्रेम घन थे वह अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है बच्चों कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्तें जो है वह जनता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जनता के कारण किसकी नींव जो है वह उखड़ जाती है? तो बड़े बड़े राजा महाराजा की नींव जो है वो उखड़ जाती है, ये आपको याद रखना है।
चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मैक्स मूलर जो था वह कहाँ का रहने वाला था, यानी कि मैक्स मूलर जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और मैक्स मूलर जो थे वह संस्कृत में क्या थे, तो मैक्स मूलर जो थे वह संस्कृत में विद्वान थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत कहाँ बसता है, तो भारत जो था वह कहाँ बसता है, तो भारत गाँव में बसता है, ये आपको याद रखना है। भारत कहाँ बसता है, तो गाँव में बसता है, ये आपको याद रखना है। और भारत माता का निवास कहाँ होता है, तो गाँव में होता है। और ग्रामवासिनी किसे कहा गया है, तो ग्रामवासिनी भारत माता को कहा गया है, क्यों, क्योंकि यह गाँव में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रामवासिनी भी कहा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है, तो ये आपको याद रखना है कि पारसियों में धर्म का नाम जो है वह जरथुम्न है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दधीची की हड्डी से क्या बना था, ये आपको बताना है। दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पहले दिन पपाती को क्या था, पहले दिन पपाती को था, तो पहले दिन पपाती को क्या था, तो पहले दिन पपाती को तेज बुखार था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहानी है, धरती कब तक घूमेगी क्या है, कैसी कहानी है, ये आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है, तो यह सामाजिक कहानी है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सवाल किसका है, तो यहाँ पे जो डैश दिया हुआ उसमें बताना है कि सवाल जो है वह किसका है, तो सवाल किसका है, तो सवाल जो है रोटी का है कि मकान का है, कपड़ा का है कि दुकान का है, ये आपको बताना है। तो सवाल किसका है, रोटी का है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, संतु नरेन आपस में कौन है, संतु और नरेन जो है वो आपस में कौन है, तो संतु और नरेन आपस में भाई भाई हैं, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, और ये अंतिम सवाल है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे ये बहुत बड़ा नाम है, अज्ञेय जी का पूरा नाम जो है वो बहुत बड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सारा ऑब्जेक्टिव जो था टोटल 100 था, ये सारा ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी एग्ज़ाम में जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सके। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और यूं ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए मन लगाकर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।